Good evening, everybody. Welcome to an academy. Welcome to your own channel, Olympiad Corner. I'm your educator Priyanka, and let's finish up with redox in this very lecture. All right. So last part करेंगे हम redox titrations का. ओके, थैंक यू दिव्यान. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. मेथड अलग है तो भी आप कर तो किसी भी मेथड से सकते हैं. हम क्योंकि रीडॉक्स पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख रहे हैं, वो फास्टेस्ट मेथड होता है. राइट करने का तरीका तो आप मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, इक्वेशंस बैलेंस किसे कैसे भी कर सकते हैं. राइट आपने बहुत सारी चीज़ें सीख रखी हैं तो आप अप्लाई तो नॉलेज तो अप्लाई अपनी कर सकते हैं. बट ये है कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से निकालना, कैलकुलेशन करना बहुत ईजी और क्विक हो जाता है. ठीक है, सो आप देख सकते हैं. राइट मैंने आपके लिए बोर्ड पे सॉल्व करके रखा हुआ है. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ परसेंटेज निकालना है आपको ऑक्जेलेट का इन अ गिवन सैंपल ऑफ ऑक्जेलेट सॉल्ट व्हेन 0.3 ग्राम ऑफ सॉल्ट वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ml. 100 ml पानी ही है एंड 10 ml ऑफ विच रिक्वायर्ड. अब उसमें से 10 ml निकाला, ऑक्जेलेट का एक सोल्यूशन बनाया ऑक्जेलेट सॉल्ट का 100 मिलीलीटर पानी के अंदर. सो वॉल्यूम इज व्हाट 100 ml. राइट अब उस 100 ml में से 10 ml निकाला एंड 10 ml रिक्वायर्ड 8 ml ऑफ N/20 KMnO4. सो आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम इसका प्रोसेस फ्लो देखें, प्रोसेस फ्लो देखने में आएगा हमारे पास कि ऑक्जेलेट है C2O4 2- और इसकी कंसेंट्रेशन है कितनी बोलिए 0.3 ग्राम है. राइट और इसके अंदर हमने इतना ग्राम सॉल्ट डिजोल्व किया और ऑब्वियसली इम्प्योर होगा क्योंकि आपसे परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहे हैं क्या? नहीं, आपसे सिर्फ परसेंटेज पूछ रहे हैं सैंपल में, तो इतना ये है. इसके बाद इसमें से आपने 10 ml निकाला है, 10 ml निकाला है, तो वॉल्यूम जो है वो अब 10 ml है और उसके अंदर कितना ऑक्जेलेट आयन है वो अपने को पता नहीं है अभी. ठीक है, वो अपन कैलकुलेट करेंगे एंड 10 ml ऑफ विच रिक्वायर्ड. अब इस सैंपल के 10 ml की रिक्वायरमेंट थी KMnO4 की, जिसका डेटा आपको दे रखा 8 ml एंड 1/20 नॉर्मल है ये, 1/20 नॉर्मल सोल्यूशन है ये. राइट सो इसके इक्विवेलेंट्स होंगे किसके? इसके इक्विवेलेंट्स के बराबर. मिली इक्विवेलेंट्स की बात करेंगे, ml में दिया हुआ है. राइट सो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ C2 ऑक्जेलेट आयन इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4. तो हम यहाँ पे 10 मतलब हम यहाँ पे ये सपोज कर लें कि x जो है x मोल्स, हम अभी इससे तो कैलकुलेट करते नहीं, हम x मोल्स मान लेते हैं कि x मोल्स 100 ml में है तो 10/100 मोल्स होंगे, 10/100 x मोल्स होंगे किसके अंदर? 10 ml के अंदर. तो 10 ml के अंदर कितने मोल्स हैं मल्टीप्लाइड बाय इट्स n फैक्टर is going to give you the equivalents, मिली इक्विवेलेंट्स. और यहाँ पर आपको डेटा दे रखा है मिली इक्विवेलेंट्स निकालने का, सो ये दोनों बराबर होनी चाहिए. उस हिसाब से हमारे पास 2 मिली मोल्स आ जाते हैं. क्या? x की वैल्यू कितनी आ गई? मोल्स हम निकाल रहे थे, सो x 2 मिली मोल्स आ गए. 2 मिली मोल्स आने के बाद तो हमारे लिए सब काम आसान हो जाता है. जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए ऑक्जेलेट के कितने हैं इस सैंपल के अंदर, तो बाकी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है. अब आपसे पूछा गया है परसेंटेज, तो मोल्स को अगर आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्जेलेट के मोलर मास से मल्टीप्लाई करते ही हमें टोटल मास आ गया उस सैंपल के अंदर कितना मास है ऑक्जेलेट का. तो यहाँ से हम मास ऑफ ऑक्जेलेट आयन निकाल सकते हैं और टोटल मास ऑक्जेलेट आयन का कितना है 0.3 इंटू 1000 मिलीग्राम्स में हमने लिया है. राइट तो ये इसको हम गिवन जितना मास है अपॉन टोटल मास इंटू 100 करेंगे तो इतना परसेंटेज हमारे पास आ गया है. आज मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. विल 1.5 डे ऑफ प्रैक्टिस बी इनफ? एज पहले मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसिंग की प्रैक्टिस की थी. आई थिंक मोर देन दैट विल बी रिक्वायर्ड क्योंकि रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये जो टाइट्रेशन वाला पोर्शन हम करें, अभी तक हमने एसिड बेस करा. ठीक है, आज मैं आपको रिडॉक्स सिखाऊंगी, तो उनके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक आज मैं लेने वाली हूँ इससे सेक्शन 2 के अंदर INJSO में और IJSO में दोनों में सेक्शन 2 में बहुत लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इन टॉपिक्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. सो इसकी प्रैक्टिस आप बेटा अभी मैंने पूरा ठीक है, आपके मेथड से भी कर सकते हैं आप. ठीक है, पर अगर
सीधे सीधे पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने कब और क्या किया है। ठीक है, चलो अब हम बिगिन करते हैं रीडॉक्स टाइट्रेशंस के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक इसीलिए लास्ट में रखा गया है इस टॉपिक को, ताकि आपकी समझ में आ जाए। सारी चीजें आप करते हुए आ रहे हैं और अब आपको बेसिक जो बिल्कुल सबसे जरूरी बात है, नेलिंग वाली चीज, वो है आज के टॉपिक में, राइट। सो मूविंग फर्दर, रीडॉक्स टाइट्रेशंस। ये आज का लास्ट टॉपिक है रीडॉक्स चैप्टर का और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे एनएससी-जेएस में। पूरे एनएससी-जेएस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपके लेवल पे थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और हो सकता है आज क्लास एक्सटेंड हो जाए। हाँ, ये दोनों बुक्स इनफ है बेटा, ठीक है, ठीक है, हो सकता है आज एक्सटेंड हो जाए थोड़ी सी क्लास, बिकॉज आई विल फिनिश दिस टॉपिक एंड एंड द चैप्टर हियर, राइट। चलिए, सो सबसे पहले हमें 3 तरीके के टाइट्रेशंस पढ़ने हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टाइप के टाइट्रेशंस होते हैं उनमें सबसे पहला है बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन, अभी तक आपको टाइट्रेशन का एक क्लू मिल चुका है कि एक अननोन सब्सटेंस है, उसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है, चाहे वो उसकी मोलैरिटी हो, चाहे वो उसका मास हो, चाहे वो उसका मास परसेंटेज हो, चाहे वो उसकी परसेंटेज प्योरिटी हो। एक अननोन सब्सटेंस के बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी है, ठीक है। तो उसको हम रिएक्ट कराते हैं एक नोन सब्सटेंस के साथ, राइट। और उस नोन सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवा के फिर हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करते हैं। सो ये उसी का एक्सटेंशन है। यहाँ पर रीडॉक्स टाइट्रेशन की हम बात कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला है बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। हमारे पास एक सब्सटेंस है, हमारे पास एक अननोन सब्सटेंस है ए, ठीक है। ये अननोन सब्सटेंस है जिसके बारे में हमसे पूछा जाएगा, ठीक है, जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये वो अननोन सब्सटेंस है। इस अननोन सब्सटेंस का हम कराते हैं रिएक्शन एक नोन सब्सटेंस से। नोन यानी कि हमें सब्सटेंस पता है, उसकी मोलैरिटी पता है, उसके वॉल्यूम कितनी यूज हुई है ये पता है, हमें उसके बारे में सारी जानकारी है, ठीक है। हम उसका टाइट्रेशन कराते हैं नोन सब्सटेंस से और इसको हम लेते हैं एक्सेस में। याद रखिएगा, आपसे उसी सब्सटेंस के बारे में पूछा जाएगा जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, यानी कि अननोन जो है उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है और दूसरे सब्सटेंस की क्वांटिटी एक्सेस है, ठीक है। सो अब जब ये ए जो है ये बी के साथ कंबाइन करता है, ध्यान दीजिएगा, जब ये ए जो है बी के साथ कंबाइन करता है और हमने बी लिया है एक्सेस में, तो जितना ए है, जितने इक्विवेलेंट्स ए के हैं उतने ही इक्विवेलेंट्स बी के यूज होंगे, उतने ही इक्विवेलेंट्स बी के यूज होंगे रिएक्शन में और प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट बन जाएगा, जो भी प्रोडक्ट बना, क्योंकि मैं ये इन जनरल बता रही हूँ आपको, ठीक है। उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, राइट। ए बी का कुछ पोर्शन यूटिलाइज करके प्रोडक्ट बना देगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कितना बी रिएक्शन कर रहा है ए के साथ। अगर हमें ये पता चल जाए कितना बी रिएक्शन कर रहा है ए के साथ, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ए के बारे में हमें जो भी जानकारी चाहिए, कितनी क्वांटिटी है, कितना कंसेंट्रेशन, ये सारी बातें हमें ए के बारे में पता चल जाएंगी, करेक्ट। तो ये कैसे पता चले, अभी ये तो एक्सेस में है, तो अब हमने क्या किया, अब हम क्या करते हैं, हमने बी से जब रिएक्शन कराया तो इक्विवेलेंट्स ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ बी जो है वो यूटिलाइज हो गए प्रोडक्ट बनाने में। अभी यहाँ कुछ बी बच गया, ठीक है, कहानी उसी पे बेस्ड है। यहां पे जो बी बच गया, लेफ्ट ओवर बी जो है, जो एक्स्ट्रा बी था, इस एक्स्ट्रा बी का हम फर्दर किसी तीसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करा देते हैं, तीसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करा देते हैं जो अगेन हमें नोन होता है, ठीक है। तीसरे नोन सब्सटेंस सी से रिएक्शन कराते हैं और फिर फर्दर हम यहां प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। प्रोसीजर समझ में आया। अब चलते हैं लॉजिक, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। ए का रिएक्शन जब हमने बी से कराया तो इस बी में से उतने ही इक्विवेलेंट्स यूटिलाइज हुए जितने ए के थे और हमें वही कैलकुलेट करने हैं कितने ए के इक्विवेलेंट्स थे या ए के बारे में डेटा, ठीक। तो इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे तो अब बाकी डेटा निकाल लेंगे। तो हमें ये पता करना है कि बी कितना, ए के साथ बी कितना यूटिलाइज हुआ है। बचा हुआ जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि वही, उसी वजह से हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कितना बी बचा है
वही नहीं, उसकी वजह से हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कितना बी यूटिलाइज हुआ है, राइट। तो बचे हुए बी को हमने सी के साथ रिएक्शन करा दिया, जिसके बारे में हमें पता था, सी के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन पता है। तो अब उल्टा चलते हैं, देखो रिवर्स बात करते हैं। सी कितना कंज्यूम होगा, सी कितना कंज्यूम होगा, उतना ही जितना बी बचा हुआ है। सी कितना कंज्यूम होगा, जितना बी बचा हुआ है, राइट। सी कितना कंज्यूम होगा, जितना बी बचा हुआ है, और इस बचे हुए का तो सारा खेल था, यही तो हमें पता करना था। तो अगर हमें सी की क्वांटिटी पता चल जाए तो हमें यहाँ की बचे हुए बी की क्वांटिटी भी पता चल गई, और बचे हुए बी की क्वांटिटी पता चल गई तो हमें यूटिलाइज ए के साथ जितने बी ने रिएक्शन किया था वो भी पता चल गया, ठीक है, राइट। बात समझ आ रही है? आज फिजिक्स की क्लास है ना, मेरी क्लास थोड़ी सी देरी एक्सटेंड होगी, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगी। ऑलराइट, और C कितना कंज्यूम होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सारी कंसेंट्रेशन हमें नोन है, हम इसको, इसकी मेजर्ड क्वांटिटी हम ले रहे हैं, इसका इस C कंपाउंड को हमने ही बनाया, उसकी कंसेंट्रेशन हमने ही ली है, राइट। चलिए एक बार इसके देख लेते हैं इक्विवेलेंस। हम इक्विवेलेंस ऑफ A कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप अगर देखें तो इक्विवेलेंस ऑफ A अननोन है, यही कैलकुलेट करने, किसके बराबर होंगे, इक्विवेलेंस ऑफ B यूज्ड के बराबर होंगे। अब B यूज्ड कैसे निकालना है, B यूज्ड कैसे निकालना है, B जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है, B जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, B जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, B यूज्ड एंड B लेफ्ट ओवर, ठीक है। अब अगर इस B में से यूज्ड हमको चाहिए, यूज्ड पता करना है तो लेफ्ट ओवर माइनस कर दो, यूज्ड पता करना है तो लेफ्ट ओवर माइनस कर दो। लेफ्ट ओवर माइनस कैसे करोगे, क्योंकि लेफ्ट ओवर जो B बचा है, लेफ्ट ओवर इक्विवेलेंस ऑफ B लेफ्ट ओवर किसके बराबर होंगे, इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ C, इक्विवेलेंस ऑफ C। जितना C कंज्यूम हो रहा है उस बचे हुए B को खत्म करने में उतना ही B बचा हुआ है, राइट। जितना इक्विवेलेंस ऑफ C यूटिलाइज हो रहा है, कितना हो रहा है, जितना B प्रेजेंट है, B कितना है वही पता करना था, ये बचा हुआ B पता चल गया हमको, तो हम टोटल B में से इस लेफ्ट ओवर B को माइनस कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंस ऑफ A मिल जाएंगे, राइट। वो मिल जाएगा कितना इक्विवेलेंस ऑफ B यूज हुआ है, ठीक है, राइट। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, इसके लिए आप एक जनरल इक्वेशन बना सकते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ B टोटल इक्विवेलेंस कितने थे, क्योंकि ये तो आपको नोन है, माइनस इक्विवेलेंस ऑफ C। तो बैक टाइट्रेशन में आप इस लाइन को फॉलो करके सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चंस पढ़ने में, इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ दिव्यायन? ओके, नहीं तो हम C पूरा उसको खत्म करवाएंगे ना, हम यहाँ पे आइडियल कंडीशंस मान रहे हैं जब टाइट्रेशन कराते हैं। हाँ क्वेश्चन कराएंगे बेटा, क्वेश्चन करेंगे, आज हम क्वेश्चंस ही करेंगे, सिर्फ ये टाइट्रेशन के तीनों तरह के टाइट्रेशन समझ लें, फिर हम क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। हम इस पे वापस आएंगे, राइट। बात समझ में आई, बात समझ में आई। A का B से रिएक्शन करा, प्रोडक्ट्स बने, तो B कितना कंज्यूम हुआ, उतना जितने A के इक्विवेलेंट्स थे, लेकिन हमने B एक्सेस में लिया था तो बचा हुआ जो B था वो रह गया। अब उसका हमें पता चले कितना बचा है, ये पता करने के लिए कि कितना B बचा है, हमने उस बचे हुए B को एक अनदर नोन सोल्यूशन, नोन कंसेंट्रेशन, नोन वॉल्यूम, हमें जिसकी डिटेल्स पता है, अनदर नोन सोल्यूशन C से रिएक्शन करा दिया। बचे हुए B का हमने अनदर नोन सब्सटेंस C से रिएक्शन करा दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेंटल एबिलिटी खेल रहे हैं केमिस्ट्री में। कैसे, C कितना कंज्यूम हुआ है, उतना जितना B बचा है,
बी कितना बचा है टोटल में से, जितना बी यूज हो गया है, ए के इक्विवेलेंट बराबर बी यूज हो गया है, वो यूज होने के बाद जो बच गया है वही हमको चाहिए था। तो हमको जो लेफ्ट ओवर बी चाहिए था उसके लिए हमने सी कैलकुलेट करा। लेफ्ट ओवर बी मिलने से हमने कितना यूज्ड बी है वो कैलकुलेट कर लिया। यूज्ड बी कैलकुलेट करने से हमको पता चल गया कि ए कितना यूज हुआ है। ठीक है, ए की कंसेंट्रेशन क्या थी या ए के बारे में 2 मिनट रुक जाओ, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पूरी बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो अच्छा एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। मान लो ओके, मान लो यहां पे हमारे पास देखो, बहुत सड़ा एग्जाम्पल दे रही हूं। ठीक है, यहां पे मान लो हमारे पास कुछ एक्स चॉकलेट्स हैं। ठीक है, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स हैं, हमें नहीं पता कितनी चॉकलेट्स हैं, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स हैं, हमें नहीं पता कितनी चॉकलेट्स हैं, हमें बस ये पता करना है कितनी चॉकलेट्स हैं। हमने ये एक्स अमाउंट, एक व्यक्ति है जो एक्स अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स लेकर के आया और यहाँ पर कुछ 50-60 लोग खड़े थे, 50 अराउंड लोग खड़े थे, जिनमें से जिसको उन्होंने चॉकलेट बांट दी। ठीक है, इसको उन्होंने चॉकलेट बांट दी, तो कितनी चॉकलेट बटी, एक्स चॉकलेट बटी होगी ऑब्वियसली, जितनी चॉकलेट ये लाया था उतनी चॉकलेट बटी। लेकिन हमको नहीं पता, यहाँ 50 पीपल थे, 50 नॉन कंसेंट्रेशन है ना, तो यहाँ 50 पीपल थे, 50 पीपल थे। अब हमको क्या करना था, हमको ये पता लगाना था कि कितनी चॉकलेट लाया है भाई वो। तो 50 पीपल में जितनी बच गए लेफ्ट ओवर बी। ठीक है, हमने उनसे कहा इधर आओ, जिन लोगों को चॉकलेट नहीं मिली है वो इधर आओ। अब वो ईमानदार लोग थे, कंडीशंस अप्लाइड, ऐसा मत करना कि वो तो खा चुके थे तो उनको और आ गए। ठीक है, ईमानदार लोग थे, तो जितने लोग बच गए उस चॉकलेट से वो आ गए इधर कि भाई हमको चॉकलेट नहीं मिली। हमने क्या प्लॉट तैयार किया है, हमने एक चॉकलेट का डब्बा रखा है ना, हमने एक चॉकलेट का डब्बा रखा है और हमने उसमें बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई है, हमें पता है हमने उसके अंदर कितनी चॉकलेट रखी है। हमने यहाँ पे 100 चॉकलेट रखी हुई है, हमने गिन के रखी है 100 चॉकलेट। ठीक है, हमने यहाँ 100 चॉकलेट रखी है। अब 100 में से कितनी चॉकलेट यूटिलाइज हुई इसका हमें पता चल गया, तो हमें पता चल जाएगा ना कि कितने लोग चॉकलेट लेने से बच गए थे। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोगों को चॉकलेट मिल गई थी। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि जितने लोगों को चॉकलेट मिली उतनी ही चॉकलेट यहाँ से आई थी। राइट, तो हम यही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यही बात कर रहे हैं, एक कितना था वो कैसे पता चलेगा, जितना बी कंज्यूम हुआ है उससे पता चलेगा। ठीक, जितना बी कंज्यूम हुआ है हमको अभी पता नहीं है फिलहाल कितना बी कंज्यूम हुआ है, लेकिन हमको ये पता है कि इसमें से कुछ बी बचा है। तो हम एक नया सब्सटेंस लाए, हमने उस लेफ्ट ओवर बी के साथ उस सब्सटेंस का रिएक्शन करवाया, तो हमें ये पता चल गया सी कितना कंज्यूम हुआ है। अब सी कितना कंज्यूम होगा, जितना बी बचा था उतना कंज्यूम होगा। अब बी जो बचा था वो हमें पता चल गया, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि बी यूज्ड कितना हुआ है। सो हमने यूज्ड बी कैलकुलेट कर लिया। अब यूज्ड बी कैलकुलेट करने से क्या पता चला, हमें इक्विवेलेंट्स ऑफ बी कंज्यूम्ड पता चल गए, विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो हम वाया करके हम सी से पहुंचे लेफ्ट ओवर बी तक, इसकी कंसंट्रेशन पता करी, लेफ्ट ओवर बी से हम पहुंचे यूज्ड बी तक, और यूज्ड बी से हमने कैलकुलेट करा ए कितना है। ठीक है, इसको कहते हैं बैक टाइट्रेशन, इसको कहते हैं बैक टाइट्रेशन। यानी कि एक रिएजेंट हमने एक्सेस में लिया, एक्सेस पे जो रिएजेंट था उसमें से कितना यूटिलाइज हो गया, जो बच गया उसको हमने बैक टाइट्रेट कराया सी के साथ। बैक टाइट्रेशन कराने से सी के साथ हमने दोबारा से उसे बचे हुए को टाइट्रेट करा लिया, और हमने उससे लेफ्ट ओवर बी की डिटेल्स पता कर ली, और लेफ्ट ओवर बी से हमने यूज्ड की डिटेल्स पता कर ली, और यूज्ड से हमने ए की डिटेल्स पता कर ली। देखो, इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी यूज्ड। ठीक है, बी यूज्ड। अब लेफ्ट ओवर बी जो था उसको हमने लेफ्ट ओवर बी कितना था, इक्विवेलेंस ऑफ सी यूज्ड के बराबर। ठीक है, इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सी। तो सी के बराबर लेफ्ट ओवर बी था। लेफ्ट ओवर बी में से, टोटल बी में से अगर लेफ्ट ओवर बी माइनस कर दे तो हमको यूज्ड बी मिल जाएगा, और यूज्ड बी मिल गया तो हमको इक्विवेलेंट्स ऑफ ए भी पता चल गए। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, ठीक है, यस, चलो वेरी गुड। अगर समझ आ गया तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिव्यांग। तो अब यहां देखो,
ये कहलाता है बैक टाइट्रेशन। यहां से आते हैं बहुत क्वेश्चन, अभी जो जनवरी में पेपर हुआ था उसके अंदर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसी पे। ठीक है, चलो आगे एक और टाइट्रेशन समझ लेते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट। तो आपको मेनली क्या याद रखना है, एक तो आपको बस ये कहानी याद रखनी है। क्वेश्चन में आपको पढ़ के ये कहानी ढूंढनी पड़ेगी, क्वेश्चन में पढ़ के आपको ये कहानी ढूंढनी पड़ेगी, और जैसे ही आपने ये कहानी ढूंढ ली आपको सीधे ये इक्वेशन लगानी है। इक्विवेलेंस ऑफ ए किसके बराबर है, टोटल इक्विवेलेंस ऑफ बी माइनस टोटल इक्विवेलेंस ऑफ सी, माइनस इक्विवेलेंस ऑफ सी। इक्विवेलेंस ऑफ ए किसके बराबर है, इक्विवेलेंस ऑफ बी, टोटल जितना बी था उसमें से सी कितना कंज्यूम हुआ है उसको माइनस कर दो तो बी यूज्ड आ जाएगा। राइट, ये अप्लाई करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, टाइम लगे तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लगे 10 बार पढ़ना, घबराना नहीं, बार बार पढ़ना, आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आ नहीं सकता, हमें सब आ सकता है। ठीक है, ऑल राइट, सो सेकेंड वन इज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, दिस वन इज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब ये टाइट्रेशन जो है ये आयोडीन को इन्वॉल्व कर रहा है। यहाँ पे आयोडीन अब जो है आयोडाइड के फॉर्म में यूटिलाइज होगी यहाँ पे। अब आप देखें इसमें क्या हो रहा है, इसकी कहानी सुनिए, इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास जो कि अननोन है, एक अननोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अननोन का मतलब है कि जिसकी डिटेल्स हमें पता करनी है, हमें मोलैरिटी पता करनी हो, इक्विवेलेंस पता करनी हो, नॉर्मेलिटी पता करनी हो, उसका गिवन मास पता करना, उसकी परसेंटेज प्योरिटी पता करनी हो, कुछ भी पता करने को बोला गया, लेकिन क्या है ये अननोन है और ये लिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है, फिर हमने क्या लिया यहाँ पे, पोटेशियम आयोडाइड लिया, यानी कि आयोडाइड आयन के फॉर्म में लिया है, और ये यहाँ पे एक्सेस में लिया गया है, ये यहाँ पे एक्सेस में लिया गया है। आयोडाइड आयन यहाँ पे एक्सेस में लिया गया है। जब इसका रिएक्शन होता है तो ये जो आयोडाइड है ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये हमें रिड्यूस हो जा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है, तो इसका हमें रिड्यूस्ड फॉर्म मिल जाता है, फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल जाता है। आयोडाइड आयन आयोडीन में ऑक्सीडाइज होता है, -1 से 0 जा रहा है ना, तो ऑक्सीडाइज हो गया। सो आयोडाइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट्स पता करने हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट्स किसके बराबर है, इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बी, इक्विवेलेंस ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सी। ठीक है, यस, यही बात है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना कंज्यूम हुआ है, जितना आयोडाइड आयन यूज हुआ है। आयोडाइड आयन कितना यूज हुआ है, जितना आयोडीन बना है। क्या आयोडीन जितना बना है उतना ही आयोडाइड कन्वर्ट हुआ है, और आयोडाइड एक्सेस में था, एक्सेस में से सिर्फ उतना ही कंज्यूम हुआ है जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको ऑक्सीडाइज कर सकता था। रिलेशन समझ में आया, रिलेशन समझ में, फिर से सुनो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमने रिएक्शन कराया आयोडाइड आयन से, पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में आयोडाइड आयन से, जो कि हमने एक्सेस में लिया था, बहुत सारा लिया था, हमें नहीं पता ये कितना है तो हमने बहुत सारा ले लिया। ठीक है, अब आयोडाइड कितना कन्वर्ट होगा, जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको ऑक्सीडाइज करेगा उतना ही ये ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, सो कितना आयोडाइड कंज्यूम हुआ है, कि उतना जितना आयोडीन बना है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा आयोडीन कितना बना है, अब इस आयोडीन को हम फर्दर टाइट्रेट कराएंगे, इस आयोडीन को हम फर्दर टाइट्रेट कराएंगे। आप याद करो हमने एक नाम लिखा था हाइपो, Na2S2O3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपो, क्या बोलते हैं, सोडियम, बोलो नाम बोलो, सोडियम थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम थायोसल्फेट। मैंने आपसे कहा था आपको ये रिएक्शन लर्न करनी है,
और इसके अंदर मैंने आपको इसके ऑक्सीडेशन इसके एन फैक्टर्स भी सिखाए थे और बोला था कि यही एक रिएक्शन है जो आपको लर्न करनी है और ये बार बार यूज होगी टाइट्रेशन के अंदर और ये बहुत बार यूज होती है और इसका हर बार आपको एक ही रिएक्शन लिखनी है, एक ही रिएक्शन आएगी बार बार। सो ये जो आयोडीन है सोडियम थायोसल्फेट यानी कि हाइपो के साथ रिएक्शन करके सोडियम आयोडाइड बन जाएगा और ये खुद बदल जाएगा Na2S4O6 में, Na2S4O6 में, राइट। ठीक है, ये भी हमें नोन है, ये भी हमें नोन है। एक्सेस में हमने लिया है, हमने प्रिपेयर किया, तो हमें इसकी कंसेंट्रेशन भी पता है, हमें ये भी पता है इसकी कितनी वॉल्यूम यूज हो रही है। ठीक है, इसके बारे में ये भी नोन है हमको, क्योंकि ये भी हाइपो भी सोल्यूशन हम ही ने बनाया है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कितना हाइपो यूज हुआ। हाइपो कितना यूज होगा, जितना आयोडीन बनेगा। क्या क्या क्या, हाइपो कितना यूज होगा, जितना आयोडीन बना होगा। आयोडीन कितना बना होगा, जितना आयोडाइड यूज हुआ होगा। आयोडाइड कितना यूज हुआ होगा, जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या, जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Ki used is equal to equivalence of iodine formed is equal to equivalence of hypo equivalence of hypo used। अब इतनी कहानी की जगह अगर ये इसके बराबर है तो ये पूरी रिएक्शन कराने के बाद अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ, आई कैन फाइंड आउट इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3 यानी कि हाइपो यूज्ड। बात समझ में आई? बताओ, बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो वेरी गुड, सिंपल है, इजी है। ये दो से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इन दोनों से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और रेगुलर बेसिस पे आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 7 नंबर 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक योर ओन टाइम, डू इट वेल। मैं आपको क्या कह रही हूँ, आपने अगर रीडॉक्स कर लिया है और आपने मूल कॉन्सेप्ट कर लिया, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और रीडॉक्स, ये दोनों चैप्टर्स अगर आपने कर लिया है तो मोर देन हाफ द बैटल इज वन, मोर देन हाफ द बैटल इज वन। सो इसको अच्छे से करिए, यहाँ से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, और इसी का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। आप 10 बार देखना, बार बार देखना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करना। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे एक बार समराइज कर देती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अननोन था, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हमने आयोडोमेट्रिक ओ से याद रखना, आयोडीन आयोडाइड आयन का रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होता है। क्यों बोल रही हूँ अभी अगले वाले में समझ में आ जाएगा। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन आयोडाइड आयन के साथ, पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन होता है और आयोडीन बनता है। आयोडीन कितना बना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इस आयोडीन को हम सोडियम थायोसल्फेट यानी कि हाइपो के साथ रिएक्शन कराते हैं और ये भी इसकी कंसेंट्रेशन, हमें हाइपो की कंसेंट्रेशन नोन है क्योंकि हम बना रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इसकी नोन है हमें कंसेंट्रेशन। तो जितना हाइपो के इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होंगे, आयोडीन के इक्विवेलेंट्स के, इनके बीच में रिएक्शन होगा तो ये जो आयोडीन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सोडियम आयोडाइड में, और ये जो हाइपो है ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2S4O6 में। ठीक है, सो जब ये दोनों रिएक्शन हो गई, कंप्लीट हो गई, और एंड पॉइंट पे हम आयोडीन के अंदर हमेशा स्टार्च को एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। तो ब्लू ब्लैक कलर जो होता है, आयोडीन के साथ स्टार्च जो है ब्लू ब्लैक कलर देती है, वो कलर डिसअपियर हो जाएगा। जैसे आयोडीन खत्म, ब्लू ब्लैक कलर डिसअपियर एट एंड पॉइंट। तो हमें पता चल गया कितना कंज्यूम हुआ है, राइट। तो जितने इक्विवेलेंट्स हाइपो के यूज हुए हैं उतने ही कितने यूज हुए होंगे, जितना आयोडीन बना होगा। आयोडीन कितना बना होगा, जितना आयोडाइड यूज हुआ होगा।
आयोडाइड, एक्सेस ऑफ आयोडाइड में से सिर्फ उतना ही आयोडाइड यूज हुआ होगा जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होगा या जितनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर होगी, ठीक है, जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्वांटिटी होगी, राइट। और हमें यही क्वांटिटी अननोन थी जो हम इसको इससे किसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हाइपो से इक्वेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हाइपो से इक्वेट करके निकाल सकते हैं। इसको कॉपी करो या इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको ये याद रखनी है, ये ढूंढना है। अगेन क्वेश्चन की कहानी, इसके क्वेश्चन बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, देख के डरने का नहीं, ठीक है। इसकी कहानी में ये एनालाइज करना है, ये फ्लो चार्ट दिमाग में आना चाहिए, ये प्रोसेस का फ्लो दिमाग में आना चाहिए, पेपर पे बनाओ उसको और उसके बाद सीधे ये इक्वेशन अप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2000 स्टार मार्क कर लो। हाँ, एनएससी जेएसपीवाई क्यूज में मिलेंगे, खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस पे। अरे रीडॉक्स की स्टोइकियोमेट्री में मिलेंगे बेटा। चलो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं तो मैं समझ में आ जाएगा। इसका एक सब पार्ट और पढ़ा लूँ, बस उसके बाद क्वेश्चन ही करें, तीसरा पार्ट पढ़ा के फिर बस उस पर क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये बहुत सिंपल था, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है इसमें? नहीं, चलो जी अब करते हैं आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। है, अभी तो आपने कराया था, नहीं जी मैंने आपको आयोडोमेट्रिक कराया था, अब मैं करा रही हूं आपको आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या ये तो एक जैसा ही लग रहा है, सुनने में लग रहा है, बाकी है नहीं, ठीक है। पहले वाला था आयोडोमेट्रिक, आयोडोमेट्रिक, ये वाला है आयोडीमेट्रिक, आयोडोमेट्रिक और ये है आयोडीमेट्रिक। आयोडीमेट्रिक में क्या होता है, ठीक है, लेट्स सी। यहां पे हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि अननोन है। पहले कौन था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जो डायरेक्टली आयोडीन प्रोड्यूस कर रहा था, किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। यहां पे हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है Ra, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका रिएक्शन हम डायरेक्टली आयोडीन के साथ करा देते हैं। आयोडीन कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो अब हम डायरेक्टली ऑक्सीडेशन किससे करवा रहे हैं? आयोडीन से ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, और इसका रिएक्शन होगा और कुछ आयोडाइड आयन बनेगा, और इस रिड्यूसिंग एजेंट का जो है वो हमें ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हमको यहाँ मिल जाएगा, जिससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, जिससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है अदर देन एन फैक्टर का कैलकुलेशन हो, उसके अलावा हमें कुछ लेना देना नहीं है। एन फैक्टर का कैलकुलेशन के लिए काम आएगा वो, ठीक है। क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट को आयोडीन ने ऑक्सीडाइज किया और आयोडाइड आयन बनाया। अब ये आयोडीन क्योंकि हम ले रहे हैं तो हम इसे लेंगे एक्सेस में, ठीक है, एक्सेस में लेंगे। कितना आयोडीन यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब कहानी देखो क्या हो गई, फिर से लेफ्ट ओवर आयोडीन, लेफ्ट ओवर आयोडीन, इसको क्या कराएंगे? लेफ्ट ओवर बची हुई आयोडीन का रिएक्शन हम करा देंगे किससे? वही हमारे प्यारे हाइपो से। किससे? Na2H2O3 हाइपो से। किससे? Na2H2O3 हाइपो से। बताओ बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा? वही पुराना घिसा पिटा प्रोडक्ट, नहीं घिसा पिटा नहीं, बड़ा काम का है, सम्मानीय प्रोडक्ट Na2S4O6, ठीक है, Na2S4O6 बन जाएगा, राइट। अब देखो क्या हुआ है, अब तो तुम ही बता लोगे क्या हुआ है। देखो कितना हाइपो कंज्यूम हुआ, कितना हाइपो कंज्यूम हुआ? जितना आयोडीन बचा था। कितना आयोडीन बचा था? टोटल में से जितना आयोडाइड बन गया, जितना आयोडाइड यूज हो गया, मतलब सॉरी जितना आयोडीन यूज हो गया उसको छोड़ दें तो जो बचा था वो लेफ्ट ओवर आयोडीन था, ठीक है। तो जो बच गया था उसको हमने एस्टिमेट कर लिया, जो बच गया था उसको हमने एस्टिमेट कर लिया हाइपो से उसका टाइट्रेशन करा के। तो कितना हाइपो यूज हुआ है वो बता देगा कि कितना आयोडीन बचा था। कितना आयोडीन बचा था बता देगा कि कितना आयोडीन यूज अप हुआ था। कितना आयोडीन यूज अप हुआ था वो बता देगा कि कितना रिड्यूसिंग एजेंट था, ठीक है। यस, ठीक है। देखो क्या हुआ है यहाँ पे,
तो आपको इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करने हैं, विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन माइनस इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन माइनस लेफ्ट ओवर आयोडीन के इक्विवेलेंट्स और हाइपो के इक्विवेलेंट्स बराबर हैं। टोटल आयोडीन में से जो आयोडीन बच गया था उसको माइनस कर दें तो यूज्ड अप मिल जाएगा, ठीक है। तो बचे हुए आयोडीन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, हाइपो के इक्विवेलेंट्स लिख सकती हूँ। सो इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन माइनस इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। तो अगर मुझे क्वेश्चन पढ़ के ये समझ आ गया है कि ये एक आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन है, क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ गया है कि ये एक आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन है, तो मैं डायरेक्टली बस ये इक्वेशन अप्लाई करूंगी और खटाखट इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करने के लिए, अननोन फाइंड आउट करने के लिए मैं इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन कैलकुलेट करूंगी और उसमें से माइनस कर दूंगी टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन कैलकुलेट करूंगी और उसमें से माइनस कर दूंगी इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो, जो कि दोनों सॉल्यूशंस हमने बनाए हैं जिनकी कंसंट्रेशंस हमें नोन है। इसकी भी कंसंट्रेशन हमको नोन है, इसकी भी कंसंट्रेशन हमको नोन है, इसकी मतलब डिटेल्स पूरी हमें नोन है। ये जो एक्सेस में है ये भी नोन सोल्यूशन है, ठीक है, ये भी नोन सोल्यूशन है। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या ये सेम वैसा नहीं लग रहा है, बैक टाइट्रेशन जैसा, बैक टाइट्रेशन जैसा। ए बी के साथ रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाता है और जितना बी यूज हुआ है उसमें से जो बी बच गया है उसको हमने किसी सी के साथ, किसी अननोन के साथ टाइट्रेट कराया है। और देखो सेम इक्वेशन है, इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बी टोटल माइनस इक्विवेलेंट्स ऑफ सी। और यहां पर भी क्या इक्वेशन पढ़ी है आपने, इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन टोटल माइनस इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। Equivalents of A is equal to equivalents total equivalents of B minus equivalents of C, सेम वही है, राइट। बस यहाँ पे केस स्पेसिफिक हो गया, आयोडीन से ही हम यहाँ पे टाइट्रेशन करवा रहे हैं और आयोडीन यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है एस्टिमेशन के लिए, राइट। तो ये 3 तरीके के टाइट्रेशन है जो आपको रिडॉक्स के अंदर पढ़ने हैं। हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बेटा, halogens are very good oxidizing agent, फ्लोरीन, क्लोरीन सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, पढ़ा है हमने। ऑक्सीडेशन करवा रहे थे तब पढ़ा नहीं है अपने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के शुरुआत में जब हम ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट कर रहे थे। व्हाट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, ठीक है। सो जो ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका रिडक्शन होगा। So fluorine is a very good oxidizing agent, ठीक है, yes, chlorine is also। अरे यार क्या बात कर रहे हो दिव्यायन, लेक्चर्स दोबारा देखो फिर तुम। जो ऑक्सीडेशन करवाता है, जो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा। रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि नहीं करता है। अब ये डांट लगेगी तुमको, है ना, डंडे लगे इस बात के लिए। आगे आगे पाठ, पीछे सब सपाट, आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे बोलते जा रहे हैं। रिवीजन भाई रिवीजन, याद आ गया। ये कहां से, क्लोरीन कहां से बीच में आ गया, FON पढ़ा था। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता रहे हो तुम, ये क्या बता रहे हो। हाँ ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा कह सकते हो। हाँ ठीक है, वापस कर लेना। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस। अब हम करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। इन अ 50 ml solution of H2O2 and excess of Ki and dilute H2SO
4 were added. The iodine so liberated required 20 ml of 0.1 normal Na2S2O3 for complete reaction. Calculate the strength of H2O2 in grams per liter. सबसे पहले इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए और आप इसका एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, कौन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, और फिर आइडेंटिफाई करिए कि ये क्वेश्चन है किसका, बैक टाइट्रेशन का है, आयोडोमेट्री का है कि आयोडीमेट्री का है। ठीक है, बैक टाइट्रेशन का है कि आयोडोमेट्री का है कि आयोडीमेट्री का है। सो जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किसका क्वेश्चन है, बैक टाइट्रेशन, आयोडोमेट्री या आईडीमेट्री, आपको सीधे उठा के इक्वेशन लगानी है। ठीक है, आपको सीधे जाके इक्वेशन अप्लाई करनी है। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, आपको दिया गया है H2O2 का रिएक्शन हो रहा है एक्सेस ऑफ KI एंड H2SO4 भी है यहाँ पे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, और यहाँ पे बनी है आयोडीन। अब ये जो आयोडीन लिबरेट हुई है ये क्या कर रही है, इसका रिएक्शन फर्दर कराया जा रहा है Na2S2O3 हाइपो के साथ फॉर कंप्लीट रिएक्शन। हाइपो के साथ इसका कंप्लीट रिएक्शन कराया जा रहा है। तो प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा, Na प्लस Na2S4O6। ठीक है, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। अब आप पहले तो देख के बताओ मुझे रिएक्शन किसका है, ये आयोडोमेट्री है, आईडीमेट्री है कि आयोडोमेट्री है, आईडीमेट्री है कि बैक टाइट्रेशन है, देख के बताओ, जल्दी बताओ क्या है ये, किसका रिएक्शन है, आयोडोमेट्री, आईडीमेट्री कि बैक टाइट्रेशन। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से आइडेंटिटी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये आयोडोमेट्री का है। देखो आयोडोमेट्री, पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये पोटेशियम आयोडाइड से मिल गया हाइपो। अब लिख लो इसकी डिटेल्स, लेट्स सी क्या है। 50 ml सोल्यूशन, इसकी वॉल्यूम दी गई है 50 ml। ठीक है, फिर पोटेशियम आयोडाइड दिया गया है, वो हमको एक्सेस में दिया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। सोडियम ये जो हाइपो है इसकी कंसेंट्रेशन दी गई है अपने को 0.1 नॉर्मल, और वॉल्यूम कितनी है 20 ml। ठीक है, राइट, 20 ml। तो हमें क्या पता करना है, अब हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, इक्विवेलेंट्स की कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, राइट, क्या लगाएंगे हम बताओ, मिली इक्विवेलेंस में लेंगे क्योंकि ml में ml दी गई है। तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2O2, मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो Na2S2O3। ठीक है, मिली इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो। तो स्ट्रेंथ निकालनी है तो हमको यहाँ मोल्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, आपको सबके एन फैक्टर्स पता ही है। हाइपो का एन फैक्टर आएगा आपको, आई होप आपको याद होगा, यहाँ पे इसका 2 आएगा, इसका 2.5 आएगा, डिफरेंस लेंगे 0.5 का डिफरेंस आएगा इंटू 2 1। सो इनका एन फैक्टर क्या हो जाता है 1, एन फैक्टर क्या हो जाता है 1। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एनी केस इसका एन फैक्टर कितना है 2, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, एन फैक्टर कितना रहेगा 2, याद है।
हमने इतने सारा बार कैलकुलेट करा था, तो आपको ये याद हो गया होगा अब तक, राइट। चलो तो अब इसके मिली इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। मिली इक्विवेलेंट्स हम इसके मान लेते हैं, इसके एक्स मोल्स लिए गए हैं, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक्स मोल्स, ठीक है, एक्स मोल्स लिए गए हैं, एक्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 2, ये आ गई नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू इक्विवेलेंट्स, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसके कितने मिली इक्विवेलेंट्स हैं, इसके कितने मिली इक्विवेलेंट्स हैं सोडियम थायोसल्फेट के 0.1 इंटू 20, 0.1 इंटू 20। सो अब यहाँ से हमको सीधे सीधे x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 0.1 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 50, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 50, ये आ गया अपना 1/50 मोलर। क्या आ गया हमको, मोलैरिटी मिल गई। x क्या थे, मोल्स थे, तो हमको इसके मोल्स मिल गए। चाहिए क्या था, स्ट्रेंथ चाहिए। क्वेश्चन पे वापस जाओ, चाहिए क्या, स्ट्रेंथ चाहिए, चाहिए क्या, स्ट्रेंथ चाहिए। मोलैरिटी से स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं भाई, मोलैरिटी से स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी को अगर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो स्ट्रेंथ आ जाएगी। सो मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट विल गिव यू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होती है ना ग्राम्स पर लीटर में। ये कन्वर्जन हमने पढ़े थे जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो वो बार बार अप्लाई होंगे कहीं ना कहीं, वो शॉर्टकट्स अपने को सारे याद होने चाहिए, क्वेश्चन करते करते हो जाएंगे। x है क्या, x क्या है, x मोल्स है। हमने सपोज कर लिए x मोल्स यूज किए गए थे इसके, मोलैरिटी x इंटू 2, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर करोगे तभी तो तुम्हारे पास क्या आएगी, नॉर्मेलिटी आएगी ना। और नॉर्मेलिटी इंटू, अब मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, देखो फॉर्मूले देखो, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम क्या देगा, इक्विवेलेंट्स देगा। क्या देगा, इक्विवेलेंट्स देगा। ये मोलैरिटी दी नहीं गई थी, मैंने सपोज कर ली x, क्योंकि मुझे चाहिए थी, किस लिए, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो x इंटू एन फैक्टर, H2O2 का मुझे एन फैक्टर पता है 2 होता है, इंटू वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में 50 ml इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे इसके, n इंटू वी, नॉर्मेलिटी सोडियम थायोसल्फेट की दी गई है क्वेश्चन में, वॉल्यूम भी दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है, वॉल्यूम भी दी गई है क्वेश्चन में, दोनों चीजें दी गई है क्वेश्चन में। आपने सीधे उठा के इनको इक्वेट किया है और यहां से x यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। x क्या है, x मोल्स है, x आपने मोल्स निकाल लिए, तो आपको यहाँ मोल्स मिल गए, ठीक है। सो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं, तो आपको यहाँ पे 1/50 मोलैरिटी मिल गई है, तो आप मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे तो आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको मोलैरिटी मिल गई है, x मोल्स इन, मतलब x आपको मोलैरिटी दी गई है, यहाँ पे x मोलैरिटी दी गई है, तो आपको x मोल्स या मोलैरिटी 1/50 आपको मिल चुकी है। मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट विल गिव यू स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो आपके पास यहाँ मोलैरिटी आई है 1/50, मॉलिक्यूलर वेट आपको H2O2 का कितना होता है 34, है ना, 34 विल गिव यू द स्ट्रेंथ। कैलकुलेट कर लीजिए, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट, बिल्कुल 0.68, ठीक है, ग्राम्स पर लीटर। डोंट फॉरगेट द यूनिट्स। जो इसका सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके अंदर यूनिट, मतलब जो सब्जेक्टिव पोर्शन है आपको यूनिट्स लिखनी है, हर एक चीज के मार्क्स होते हैं दिव्यायन, डोंट फॉरगेट द यूनिट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर कंटेनिंग equal moles
of CuS and Cu2S, cuprous sulfide and cupric sulfide, was treated with 100 ml of 0.15 molar K2Cr2O7. The products obtained were क्वेश्चन पढ़िए और आइडेंटिफाई करिए कि कौन से टाइप का टाइट्रेशन है ये। नहीं, देखिए क्वेश्चन करते वक्त क्वेश्चंस अच्छे से लिखिए। हेलो हेलो कुश, वेरी गुड, बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अच्छे से लिखिए ताकि प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो जब आप कोई चैप्टर रिवाइज करेंगे तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते करते उनके क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो आपको एकदम थरो हो जाएंगे क्वेश्चंस भी। तो आप उसको यूटिलाइज सही तरीके से करिए, आपके पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली करिए और एक रजिस्टर बना के प्रॉपरली काम करिए, ठीक है। चलो, तो बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, तो बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, तो एक बार इसका प्रोसेस फ्लो देख लेते हैं। क्या है भाई अपने पास CuS है एंड ना एंड नहीं, प्लस लगाओ भाई, हाँ, प्लस Cu2S है। और क्या है, इनके इक्वल मोल्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि इनके इक्वल मोल्स हैं एंड वाज ट्रीटेड विद 100 ml ऑफ K2Cr2O7, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ 2Cr2O7 इनके साथ ट्रीट हो रहा था। ट्रीटमेंट के बाद प्रोडक्ट पता चल गए कि Cr3+ ही बनेगा और कॉपर जो है वो Cu+2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, और सल्फर क्या हो जाता है, सल्फाइड आयन क्या हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, प्लस कौन है, क्रोमियम +3 में। प्रोडक्ट्स बता दिए गए हैं, लेकिन हमने जब रिएक्शंस करी थी तो हमने सारे प्रोडक्ट्स, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में सारे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, आप देख रहे हैं एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। हमने जब करे थे तो वो क्यों करे थे, वो इसलिए करे थे कि अगर हमको ये प्रोडक्ट्स ना दिए जाते, मान लीजिए ये लाइन ना होती द प्रोडक्ट्स, तो आपको प्रोडक्ट्स खटाखट पता होने चाहिए। यहाँ प्रोडक्ट्स दिए जाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि सल्फाइड आयन डाइक्रोमेट आयन की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, डाइक्रोमेट आयन खुद जो है वो Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, +2 में जाएगा। अब देखिए, अब सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, यहाँ पे सारा कुछ रिवाइज होता जा रहा है, सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। आप देखो यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, आप देखो यहाँ पे ये एक्सेस में होगा, ऑब्वियसली ये एक्सेस में होगा। इसका डेटा नोट डाउन कर लो। डेटा क्या है भैया इसका, कहाँ गया, हाँ ये रहा, 100 ml और 0.15 मोलर। और क्या दिया गया है, इसके भी x मोल्स हैं, इसके भी x मोल्स हैं, ठीक है। और क्या दिया गया है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीडेंट यानी कि K2Cr2O7
ऑक्सीडेंट पता है आपको यहाँ पे K2Cr2O7, इसको क्या किया गया है, वॉज रिएक्टेड विद 50 ml ऑफ Fe+3। ये C के साथ रिएक्शन हो रहा है, Fe+3 का रिएक्शन के साथ रिएक्शन हो रहा है, और इसका डेटा है क्या 0.4 मोलर, और भी कुछ दिया 50 ml। ठीक है, ये सारा डेटा लिख लिया, अभी समझ में आ गया। प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट कुछ भी बना है, मैं तो ये पता है इतना कंज्यूम हो रहा है कंप्लीटली, ठीक है ना। प्रोडक्ट से मतलब नहीं है हमको, यहाँ पे कितना कंज्यूम हो रहा है और कौन क्या बनाता है हमको ये पता है। ये फिर से Cr2 जो +6 से +3 में आ जाएगा, ठीक है ना, ये +6 से +3 में आ जाएगा, ये भी हमको पता है इसका यही होना है, क्योंकि हम ये इतना कर चुके हैं, हमने इसीलिए लर्न किया था ये सब। ठीक है, तो अब चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब आप एक चीज देखो यहाँ पे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आप जल्दी से इनके n फैक्टर्स कैलकुलेट करो, n फैक्टर्स कैलकुलेट करो। बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, ये पता चल गया हमको, बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, ये पता चल गया हमको डेटा पढ़ के। ठीक है, अब क्या करना है, जल्दी से इनके n फैक्टर्स कैलकुलेट करने। एक्चुअली हमें यहाँ पे किस लाइंस पे काम करना पड़ेगा, इक्विवेलेंस ऑफ A विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ A, ये पूरा A है, ये पूरा A है, ठीक है, ये B है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ B मतलब माइनस इक्विवेलेंस ऑफ C, ये पूरा C है, माइनस इक्विवेलेंस ऑफ C। ये वाली इक्विवेलेंस की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, बैक टाइट्रेशन है तो हमें ये इक्वेशन फॉलो करनी पड़ेगी। बस इस इक्वेशन को देखिए और अपने वैल्यूज पुट करिए। यहाँ पे एक और चीज है, आपको n फैक्टर कैलकुलेट करने का ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। n फैक्टर और देख लीजिए इसके अंदर एक बार, इसके अंदर अगर हम n फैक्टर की बात करें तो कॉपर जो यहाँ पर है ये +2 में, +2 से +2 में गया, कोई फर्क नहीं। सल्फाइड -2 में है, -2 से ये गया है +4 में, ठीक है। यहाँ पे क्यूप्रिस +1 में है, यहाँ पे सल्फाइड अगेन -2 से +4 में गया है, क्रोमियम यहाँ पे +6 से +3 में गया है। जल्दी जल्दी n फैक्टर निकालो। इसके अंदर n फैक्टर क्या है, -2 से +4 का कितने का चेंज, n फैक्टर इसके अंदर है 6, ठीक है। इसके अंदर n फैक्टर निकालो, इसका n फैक्टर कैसे निकालोगे, +1 से +2 जा रहा है, +1 से +2 जा रहा है, +1 से +2 जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए चेंज है 2 का, इसके लिए सल्फर के लिए कितने का चेंज है, -2 से +4, -2 से +4 कितने का चेंज है, 6 का चेंज है, कितने का चेंज है, 6 का चेंज है। ओवरऑल चेंज कितने का है, दोनों में ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देखो दोनों में ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो दोनों में ही अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इनके दोनों के n फैक्टर्स जो ऐड हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा, इसका n फैक्टर टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, 8। बस यही थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात थी, इसका n फैक्टर आ जाएगा 8, ठीक है। और इसके अंदर तो आपको याद ही है n फैक्टर कितना है, 3 आएगा, ठीक है, मतलब सॉरी 6 आएगा, चेंज 3 का है, इंटू 2 विल गिव यू 6। इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा, 6। पता है आपको, ये बात तो कर चुके हैं आप, तो बहुत बार कर चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। चलो बस अब कुछ नहीं करना है, अब आपको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट करनी है वैल्यूज। चलो देखते हैं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते हैं। सो मिली इक्विवेलेंस ऑफ CuS प्लस मिली इक्विवेलेंस ऑफ Cu2S, ये हो गया अपना A इज इक्वल टू इक्विवेलेंस, मिली इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 माइनस, यहाँ लिख दे रही हूँ, कलर चेंज है तो आप समझ लेना, ठीक है, माइनस मिली इक्विवेलेंस ऑफ Fe+3, ठीक है, Fe+3, यही है C, यही है C, ये वाला C कौन है, यही है C, ठीक है। चलो इसके मिली इक्विवेलेंस देखते हैं कितने हो गए, इसके मोल्स इनटू n फैक्टर, मोल्स है इनके x, मोल्स है इनके x, कहाँ से आए, हमने सपोज कर लिए, कहाँ से आए, हमने सपोज कर लिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था इक्वल मोल्स, क्वेश्चन में दिया था इक्वल मोल्स जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है। x इंटू n फैक्टर कितना निकाला था, 6, Cu S का n फैक्टर निकाला था कितना, 6, प्लस
इसके मोल्स Cu2S के कितने मोल्स थे x इंटू एन फैक्टर कितना निकाला था 8। बस यही ध्यान देने वाली चीज थी, ठीक है, यही ध्यान देने वाली चीज थी। इज इक्वल टू कितना इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 कितना है 0.15 इंटू, अच्छा एक और चीज यहाँ पे ये हमने इक्विवेलेंट्स लिया ना इंटू मिली इक्विवेलेंट्स के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो भाई मिली इक्विवेलेंट्स के लिए। ये बाकी सारा डेटा ml में है ना, तो मिली इक्विवेलेंट्स निकल रहे इधर, इधर हमने इक्विवेलेंट्स ही निकाले थे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्विवेलेंट्स के लिए। इज इक्वल टू 0.15 इंटू 100 माइनस Fe+3 का डेटा क्या दिया गया अपने को 0.4 इंटू 50, ठीक है, राइट। चलो कर लेते हैं अब इसको। ये हो गया अपना कितना 6 + 8 14x इंटू 1000 इज इक्वल टू ये कितना है 15 माइनस कितना आ जाएगा ये 54.15 मोलर। अच्छा इसका इन फैक्टर कौन मल्टीप्लाई करेगा इंटू 6, हाँ इसका इन फैक्टर कौन मल्टीप्लाई करेगा, इसका इन फैक्टर तो 1 ही है, दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड 0.15 इंटू 6 मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू 100 माइनस 0.4 इसका मोलारिटी, इसका इन फैक्टर 1 ही है। चलो मल्टीप्लाई तो कर ही देते हैं, लिखते तो सही बात है। 0.4 इंटू 1 ये हो गया नॉर्मेलिटी इंटू 50। अब ठीक है, चलो भाई तो ये हो गया अपना 15 6 90, तो ये हो गया अपना इंटू 100 15 6 90 माइनस 4 5 से 20, ठीक है। तो ये x कितना आ जाएगा अपना, x आ जाएगा 70 बाय 14 इंटू 1000, ठीक है, 70 बाय 14 इंटू 1000। ये गया 1 ज़ा 2 ज़ा नहीं लिखेगा, लिख गया। चलो तो ये हो गया अपना 1/200 दैट इज 5 इंटू 10⁻³ 5.005 हाँ मोल्स, ठीक है। क्या पूछा था, कैलकुलेट द मोल्स ही पूछे थे, मोल्स ऑफ Cu2S इक्विमोलर है तो दोनों के मोल्स आ चुके हैं, ठीक है। 5 मिलीमोल्स, ठीक है, करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, 5 मिलीमोल्स एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। समझ आया, धीरे धीरे करो, आराम से करो, बहुत ज़रूरी चीज़ है इसलिए बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है इसमें, बिल्कुल जल्दी मत मचाना, आराम से करना, एक बार समझ में आ जाएगा। वंस यू गेट थ्रू इट, वंस इट स्टार्ट्स ग्रोइंग अपॉन यू, यू विल बी फैंटाबुलस इन दिस, ठीक है, फास्ट हो जाओगे, अपने आप स्पीड फास्ट हो जाएगी, एक बार करना शुरू करोगे व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी गो स्लो, नो प्रॉब्लम इन गोइंग स्लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन गोइंग स्लो जस्ट नाउ with this concept, particularly I'm talking about this concept क्योंकि ये 7 8 12 14 इतने नंबर मार्क्स का आता है। This is why make no mistake, do not be in a hurry, think, become a master of this concept and then proceed, no problem with this। बहुत सारे मार्क्स से आता है, बहुत सारे मार्क्स का आता है ये, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 60% race is done if you are done with these two topics. If 10 ml of K2Cr2O7 solution पहला काम आपका होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आइडेंटिफाई कर लो कि भाई किसका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कर लो कि भाई किसका क्वेश्चन है, किसका मतलब कौन से टाइप के टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है।
ट्राई करके देखिए इस क्वेश्चन को। आयोडोमेट्री लगेगा, आयोडोमेट्री लगेगा, क्यों लगेगा, रीजन दो, रीजन दो क्यों लगेगा। एवरी टाइम यू आर आंसरिंग, योर आंसर इज करेक्ट। क्यों लगेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आयोडो, आयोडोमेट्री यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो K2Cr2O7 हम जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसकी जगह मैं तो नाम ही लिख दूँ ना, तो आपको पता ही है आयोडोमेट्री लगेगा, ठीक है। इसका है आयोडोमेट्री, ठीक है। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, राइट। तो किसका रिएक्शन हो रहा है, K2Cr2O7 Ki के साथ रिएक्शन करके आयोडीन बना रहा है और Cr3+ में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आयोडीन बना रहा है और ये आयोडीन जो है सोडियम H2O3 के साथ रिएक्शन करके Na2S4O6 बना रही है, S4O6 बनाएगा। और इसकी कंसंट्रेशन क्या दी गई है, अपने को दी गई है M/25 मोलारिटी एंड 16 ml, ये दिया गया डेटा। और Ki का डेटा दिया है, इसका डेटा दिया है 10 ml, ठीक है। और क्या दिया है, आयोडीन, Ki का डेटा नहीं दिया गया, ये हमारे पास ऑब्वियसली एक्सेस में है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है लेस होता है, तो क्या करना है, इसके साथ इक्वेट करने, बस दैट्स इट। इसके इक्विवेलेंट्स के साथ इक्वेट करने, दैट्स इट, डन, खेल खत्म, कुछ नहीं करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कुछ नहीं करना है, सीधा खेल खत्म, राइट। कर डालो बस, इसके एक्स मोल सपोज कर लो, एक्स मोल्स, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है हमको ग्राम्स पर लीटर में चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन पूछी गई है, तो अब यहाँ पे बस सीधे लगा डालो इसका क्वेश्चन, ठीक है। इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो फॉर्मूला देखो, Na2S2O3 लगाओ, इसके इक्विवेलेंट्स x इंटू एन फैक्टर कितना होता है 6 इंटू 10 इज इक्वल टू इसका एन फैक्टर, इसके दी गई है आपको 1/25 मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इसका है 1 इंटू 16, यही दिया गया है आपको, यस, यही डेटा गिवन है आपको, राइट। तो अब आप x कैलकुलेट कर लीजिए, 1/25 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6, ठीक है, 60 या 6, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, मोलारिटी आ गई है, ठीक है। आपको इसकी मोलारिटी मिल गई है, ठीक है, मोलारिटी मिल गई है, एक्स मोलर सोल्यूशन था, आपको इसकी मोलारिटी मिल गई है, दिस इज द मोलारिटी। आपको क्या करना है, आपको निकालनी है स्ट्रेंथ। अभी हमने सीखा था, रिकॉल किया था स्ट्रेंथ, अभी पिछले क्वेश्चन में भी पूछा था, स्ट्रेंथ किस में होती है, ग्राम्स पर लीटर में। तो और ये मोलारिटी क्या है, ग्राम्स पर लीटर तो है लेकिन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। सो आप यहाँ स्ट्रेंथ के लिए मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना निकलेगा इसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट आता है 294 मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मोलारिटी निकल के आई है 16/25 इंटू 60, अब इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपना कितना है 294। तो यहाँ से जो स्ट्रेंथ निकल के आ रही है वो आ रही है अपनी 3.136 ग्राम्स पर लीटर, ग्राम्स पर लीटर, स्ट्रेंथ आ रही है 3.136 ग्राम्स पर लीटर, राइट। क्वेश्चन करिएगा, कैलकुलेट करिएगा, कर लो, कोई बात नहीं, कर लो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, लास्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका ध्यान इस पर है। कैलकुलेशन पे मेरा ध्यान इस वक्त नहीं है, मेरा ध्यान है आपको ये बात समझाने में, है ना। कैलकुलेशन आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन आप कहीं भी करो,
वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है, यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन अब आपका पार्ट है, ठीक है, कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं आज हम इसकी, राइट, क्योंकि ये लास्ट क्लास है रिडॉक्स की। आई होप आपने कर लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा। ये मेन काम बस यही है कि आपको, मेन काम ही यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से टाइप का टाइट्रेशन है ये, ठीक है, ये तीनों में से कौन से टाइप का टाइट्रेशन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और एक्चुअली तो दो ही है हमारे पास टाइप्स, अगर हम ध्यान से देखें तो बैक टाइट्रेशन और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, इन्हीं दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। बैक टाइट्रेशन के अंदर हम सीधे सॉरी आयोडोमेट्रिक के अंदर इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो, और बैक टाइट्रेशन कह लो या फिर आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन कह लो, उसके अंदर इक्विवेलेंस ऑफ अननोन ए जो है वो किसके बराबर है, इक्विवेलेंस ऑफ बी माइनस इक्विवेलेंस ऑफ सी, ठीक है। तो बस यही दो चीजें अप्लाई करनी है और बहुत कुछ खास करना नहीं है, लेकिन इसको अप्लाई करने में थोड़ी सी जान निकल जाती है, सबकी निकलती है शुरुआत में, बाद में सब हो जाता है, प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, अरे तो मैंने कहाँ लिख दिया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। फाइव है 0.5 नॉर्मल HCl ना कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई, सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई करिए, सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई करिए आइडेंटिफाई करिए कौन से टाइप का रिएक्शन है। 50 grams ऑफ अ सैंपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 50 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl solution. The excess of HCl was titrated. Excess of HCl was titrated with 0.3 normal NaOH. क्या ये आपको बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन लग रहा है? क्या ये आपको बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन लग रहा है? यस एब्सोल्युटली इट इज द क्वेश्चन ऑफ बैक टाइट्रेशन, क्योंकि एक्सेस ऑफ HCl को फर्दर हमने NaOH से टाइट्रेट किया है। कहीं हाइपो की बात नहीं है, ठीक है, कहीं हाइपो की बात नहीं है, कहीं आयोडाइड आयन की बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बैक टाइट्रेशन का है। द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड वाज 20 cc। कैलकुलेट द प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कितना सैंपल लिया था, उसमें से कितना एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कितनी इंप्योरिटी थी, तो कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन किसका है? ये है बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है।
ठीक है, बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। चलिए बिगिन करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड बेसिस का भी क्वेश्चन है ये। आप देखिए इसका रिएक्शन हुआ, कुछ तो भी प्रोडक्ट बना CaCl2 प्लस H2O, हमें इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। आप यहाँ देखिए क्या है डेटा, 50 ml एंड 0.5 नॉर्मल HCl। अब एक्सेस ऑफ HCl, क्वेश्चन बता रहा है कि HCl एक्सेस में है, सॉरी, टाइट्रेटेड विद NaOH। इसका डेटा क्या गिवन है, 0.3 नॉर्मल एंड 20 ml। CC मतलब ml, 20 ml। ठीक है, बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, क्या करना है, इक्विवेलेंस ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ C, इक्विवेलेंस ऑफ A इज इक्वल टू, सॉरी, इक्विवेलेंस ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ B माइनस इक्विवेलेंस ऑफ C। ठीक है, तो बस सीधे इक्वेशन लगा दो, मिली इक्विवेलेंस ऑफ CaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस, वॉल्यूम ml में दी गई है तो हम सब मिली इक्विवेलेंस में बात करेंगे, ऑफ HCl माइनस मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। ठीक है, सो मिली इक्विवेलेंस ऑफ CaOH होल ट्वाइस कैसे आएगा, इसके लिए हमको x मोलर सोल्यूशन मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं x मोलर सोल्यूशन, और x मोलर इंटू n फैक्टर, इसका n फैक्टर कितना है, यहाँ नहीं लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, x मोलर इंटू n फैक्टर, एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स, बेस का n फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो कितने रिप्लेसेबल OH आयंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास 2 आ जाएगा इंटू 2। अब मिली इक्विवेलेंस निकालने तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसे, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl के लिए मिली इक्विवेलेंस होगा 0.5 नॉर्मल इंटू 50 माइनस इसके कितने मिली इक्विवेलेंस हैं, 0.3 इंटू 20, 0.3 इंटू 20। तो ये आ गया अपना, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 6, 25 माइनस 6, और इधर क्या आ रहा है अपना 2x इंटू 1000। ठीक है, तो x कितना आ रहा है अपना, 25 माइनस 6 विल बी 19 बाय 2000 ना, 1000 क्या लिखना, 2000 इंटू 2000। ठीक, सॉरी, डिवाइड बाय 2000। ये क्या आ गई अपनी मोलारिटी आ गई, देखो मोलारिटी आ गई। मोलारिटी को अब हमें क्या चाहिए, परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज प्योरिटी मतलब सैंपल में कितना मास है, सैंपल में कितना मास हमने कैलकुलेट किया है अपॉन गिवन मास, टोटल मास कितना है वो दिया है यहाँ क्वेश्चन में, कितना 50। ठीक है, अपॉन 50 इंटू 100। ठीक है, सैंपल का मास कैसे कैलकुलेट करोगे, मोलारिटी आ गई, मोलर मास से मल्टीप्लाई करो और मास पाइए, मोलारिटी आ गई है। ठीक है, मोलारिटी आ गई है, मोलर मास कितना होता है 40 प्लस 32 प्लस 2। ठीक है, तो आ जाएगा ये अपना कितना 74 आना चाहिए। ठीक है, सो परसेंटेज प्योरिटी क्या आ जाएगा अपना, ये मोलारिटी इंटू, पहले तो मास निकाल लो भाई, मास क्या होगा, मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट 19 बाय 2000 इंटू क्या है मोलर वेट इसका 74। तो ये आ गया अपना मास इन ग्राम्स, ये आ गया अपना मास इन ग्राम्स। ठीक है, ये मास ऑब्टेन्ड है, मास इन ग्राम्स 19 बाय 2000 इंटू 74 अपॉन टोटल मास कितना है 50 इंटू 100, परसेंटेज है ना। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लें ज़रा, 19 इंटू 74 अपॉन 50 इंटू 2000 इंटू 100, ये गए 2 0, बाकी ये कितना आएगा, कितना आ जाएगा, ये तो करना पड़ेगा कैलसी से। हाँ भाई करो ज़रा, कैलकुलेट करो, लगाओ कैलकुलेशन, फास्ट एंड फ्यूरियस बच्चों
लगाओ कैलकुलेशन, कितना आएगा ये आएगा अपना 1.406%। ये आ गई इस सैंपल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, ये आ गई इसकी परसेंटेज प्योरिटी। चलिए अब रिडॉक्स होता है आपका खत्म। ठीक है, रिडॉक्स होता है आपका खत्म। तो इस रिडॉक्स के साथ आप करिएगा कुछ प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस बहुत सारी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 2 चैप्टर्स आपका 60% सिलेबस खत्म करते हैं केमिस्ट्री का। यस, व्हाट डिड आई से, 60% सिलेबस खत्म करते हैं आपका केमिस्ट्री का। इस रिडॉक्स का आज की क्लास का बहुत इंपैक्चुअल वेटेज है, बहुत ज्यादा वेटेज है इस क्लास का, इस पर्टिकुलर आज की क्लास का। ठीक है, आज की और पिछली क्लास का, जिसके अंदर हमने टाइट्रेशंस की बात करी है, स्पेसिफिकली आयोडोमेट्रिक एंड बैक टाइट्रेशन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसको बार बार देख के बार बार क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करिएगा और अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। राइट, इसी को आपको मास्टर करना है ज्यादा मार्क्स के लिए। बाकी मोल कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, उसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं वो सारे यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, तो वो साथ साथ आपका रिवाइज होता जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, बस अब मेनली जो बचेगा वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर और गैसियस स्टेट एंड पीरियोडिक टेबल, मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो सारे पोर्शंस हैं जो NSE-JS, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट INJS, आई एम टॉकिंग अबाउट NSE-JS, वो पहली स्टेज है, उसको पार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेनली वहाँ से, और गैसियस स्टेट मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वो वाले पोर्शंस पे हमें थोड़ा सा काम करना है। बट मेजर पार्ट इज दिस, तो आपको बार बार इसको पैरेलल अच्छे से प्रैक्टिस करना है। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग रिडॉक्स, स्पेसिफिकली रिडॉक्स। ऑल राइट, चलिए, we'll end up the class. Thank you so much. All the best for the rest of your preparation in redox. ठीक है, चलो, bye bye.